ओके जी, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि हमें पता है हम कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रोटियोमिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो प्रोटियोम किसको कहते हैं, प्रोटियोमिक्स किसको कहते हैं? डज एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? ओके स्टूडेंट्स, द वर्ड प्रोटियोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड्स प्रोटीन एंड जीनोम। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि हमारे सेल के अंदर जितना डीएनए है वो सारे का सारा डीएनए क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। ठीक है, तो और हमारे जितने सेल्स हैं हम ऑल ओवर द बॉडी, सारे सेल्स में एक ही टाइप का डीएनए पाया जाता है। हर सेल में वही सेम डीएनए है, वही 46 क्रोमोसोम्स है, वही 46 सेम डीएनए वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे सारे सेल्स में जितनी प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो सारी की सारी मिलके क्या कहलाती हैं? प्रोटियोम कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है जीनोम और प्रोटियोम में, कि जीनोम हमारे हर सेल में सेम होता है, जबकि प्रोटियोम हर सेल में सेम नहीं होता। क्यों सेम नहीं होता? क्योंकि हमारे हर सेल में डिफरेंट प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रही होती हैं। जैसे आइज़ के सेल्स में डिफरेंट प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रही होंगी, लिवर सेल्स में डिफरेंट प्रोटीन्स एक्सप्रेस होती हैं उसके काम के अकॉर्डिंग, और हमारे मसल सेल्स में डिफरेंट प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रही होती हैं। मसल्स में एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट है, जबकि आप देखते हो तो आइज़ में एक्टिन मायोसिन का कोई इस तरह से काम नहीं है, तो वो नहीं होती हैं, या अगर हैं तो वो बहुत थोड़ी लेवल पे है। तो प्रोटियोम जो है वो डिफरेंट होता है हर सेल में, यानी कि कौन कौन सी प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं और कितने लेवल पे एक्सप्रेस हो रही हैं, ये डिपेंड करता है हमारे डीएनए पे कि उस वक्त कौन सी जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रही है अपने काम के अकॉर्डिंग। तो द वर्ड प्रोटियोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड्स प्रोटीन एंड जीनोम। तो दोनों को मिला के प्रोटियोम बन गया। प्रोटीन का हमने फर्स्ट पोर्शन ले लिया प्रोट, और जीनोम का हमने लास्ट पोर्शन ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया? प्रोटियोम। प्रोटियोम रिप्रेजेंट्स द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। पूरे ऑर्गेनिज्म में जितनी भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं सारी की सारी मिलके क्या कहलाती हैं? प्रोटियोम कहलाती हैं। प्रोटियोमिक्स इज अ साइंस डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ प्रोटियोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और प्रोटियोम की स्टडी क्या कहलाती है? प्रोटियोमिक्स कहलाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने जीनोम की स्टडी जो है वो जीनोमिक्स होती है, उसी तरह प्रोटियोम की स्टडी क्या होती है? प्रोटियोमिक्स होती है। अब प्रोटीन्स एंड प्रोटियोमिक्स का अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो हमें सबको ये ऑलरेडी पता है कि सेंट्रल डॉगमा होता है हमारे अंदर और काम करता है। सेंट्रल डॉगमा क्या है? बेसिकली वो ये है कि डीएनए होता है हमारे पास, जो हमारा क्या है? जीनोम है। अब वो जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट होता है? मैसेंजर आरएनए में। वो ट्रांसक्राइब होता है, द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए थ्रू डिफरेंट एंजाइम्स। तो ये जो डीएनए है ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, या मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है। ठीक है, डीएनए कन्वर्ट नहीं होता, बेसिकली बनता है। ओके, देन दिस मैसेंजर आरएनए इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स इन आवर सेल्स। अब ये जो प्रोटीन्स बनती हैं मैसेंजर आरएनए से, ये जो प्रोटीन्स होती है ये हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस करती है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दूं तो जैसे स्किन कलर है या आई कलर है, तो स्किन कलर हमारा किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द मेलानिन। अब मेलानिन क्या है? एक प्रोडक्ट है जो किससे बनता है? डीएनए से। ऑब्वियसली डीएनए से बनता है, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। अब वो जो प्रोटीन्स हैं वो अपना काम करते हैं, डीएनए या मैसेंजर आरएनए अपना काम नहीं करता। डीएनए का काम सिर्फ क्या है कि उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि उसने प्रोटीन्स बनानी है। तो जो एंड प्रोडक्ट होते हैं हमारे सेल्स में, जो काम कर रहे होते हैं, जो काम हमें विजिबली नज़र आ रहा होता है, वो कौन करते हैं? प्रोटीन्स करते हैं। थोड़ा सा काम हमारे अंदर कुछ जो है वो आरएनए भी करते हैं, जिसमें ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए आते हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ अपना काम करते हैं। वो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स होते हैं डीएनए के, जो काम कर रहे होते हैं, जो फंक्शनल होते हैं। मैसेंजर आरएनए भी फंक्शनल होता है, पर वो उस तरह से हमें विजिबली फिनोटाइप्स जो है वो शो नहीं करता, विजिबली हमारे फंक्शंस को वो नहीं कर रहा होता जो हमारे सामने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेशन के एग्जांपल लें तो डाइजेशन में हमारे पास एक एंजाइम है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, डेट इज़ नोन एज पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है, दिस एंजाइम कैटलाइजेज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स विच वी हैव इन आवर मील, जो हमने अपने मील एक्सक्यूज मी मैम, जी
मैम आप स्लाइड्स को आगे कर रही हैं मूव के नहीं, यस आई एम या फिर आप डूइंग. सिर्फ जनरल बताएं? नो आई एम डूइंग. मैम अब भी हुई है, हमारे साथ पहले वो नहीं शेयर हो रही थी, हमने समझा कि आप सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन बता रही होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर अभी दोबारा ऐसा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो. ओके स्टूडेंट्स, अभी स्लाइड नंबर 3 शो हो रही है। प्रोटीन्स एंड प्रोटियोमिक्स हेडलाइन. Yes, ma'am. ओके. यस सो मैम। डीएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स. अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे अंदर फंक्शनल रोल प्ले कर रही होती हैं. जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी मेलानिन की, और अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी पेप्सिन की. तो पेप्सिन जो है, अगर पेप्सिन का सिर्फ मैसेंजर आरएनए हमारी बॉडी में होगा तो क्या हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हमने खाए हैं वो डाइजेस्ट होंगे? नो, दे विल नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी. तो उसके लिए हमें क्या है, हमें प्रोटीन ही रिक्वायर है, हमें वो एंजाइम ही रिक्वायर है जो कि एंड प्रोडक्ट है, और उसे नहीं अपना काम करना है. तो यहाँ पे मकसद आपको बताने का ये कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फिनोटाइप डिटरमिन करती हैं, वही फंक्शंस प्ले करती है, रोल प्ले फंक्शंस को परफॉर्म करने में अपना रोल प्ले करती है. मैसेंजर आरएनए और डीएनए भी रोल प्ले करता है, पर वो प्रिलिमिनरी स्टेप्स में आ जाता है. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटियोमिक्स. इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटियोमिक्स की, हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रोटियोमिक्स? जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सेल में, हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? प्रोटियोम कहलाती हैं. और वो सारी की स्टडी क्या कहलाती है? प्रोटियोमिक्स कहलाती है. तो अब हमें प्रोटियोमिक्स और हमें प्रोटीन्स की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? स्टूडेंट्स प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही. ओके. मैम प्रोटीन फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी स्टडी, प्रॉपर स्टडी के लिए हम लोग करते हैं। यस, तो हमें सबसे पहले प्रोटियोम की स्टडी क्यों करनी पड़ती है? सबसे पहले तो इसमें एक ही रीज़न आ जाती है, इंपॉर्टेंस आ जाती है. डेवलपमेंट इन प्रोटियोमिक्स हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, कि जो प्रोटियोमिक्स पे अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है. किस किस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है? नंबर 1, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो जब हम प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आएगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन का फंक्शन कैसा है. फॉर एग्जांपल, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करती हूँ, डैट इज़ हीमोग्लोबिन. सो यू ऑल नो डैट द हीमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट चेन्स. 2 इज़ अल्फा एंड 2 इज़ बीटा चेन्स. ऐसे ही है. यस मैम। हीमोग्लोबिन 4 चेन्स की, हीमोग्लोबिन यस, हीमोग्लोबिन 4 चेन्स की बनी हुई होती है. 2 उसमें अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 उसमें बीटा चेन्स होती हैं. और उसमें टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 500 प्लस उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं. सो जब तक हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं पता होगा कि एक प्रोटीन क्या फंक्शन करती है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, और क्या वो फंक्शन परफॉर्म करती है, हम उसके प्रोटीन इंट्रैक्शंस और उसके बायोकेमिकल पाथवेज वगैरह नहीं पता लगा सकेंगे. और जब तक हमें उसके इंट्रैक्शंस और बायोकेमिकल पाथवेज पता नहीं चलेंगे तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी डिजीज़ हैं हम उनको टारगेट नहीं कर सकेंगे, हम उन डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकेंगे, हम उन डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकेंगे. जैसे अभी हम हीमोग्लोबिन पे ही बात कर रहे थे, तो हीमोग्लोबिन में यू ऑल नो अबाउट सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है. और वो एक अमाइनो एसिड कैसे चेंज हुआ होता है कि पीछे डीएनए में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूटामीन, जिस अमाइनो एसिड, जिस जीनोमिक कोड ने वेलिन के ग्लूटामीन को साथ। कोड करना था, यस, वो अब किसको कोड करना शुरू हो जाता है? वेलिन को कोड करना शुरू हो जाता है. और आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन पूरे का पूरा ही क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती है. तो जब हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देगी तो फिर क्या होगा? डिजीज़ हो जाएगी, डेट इज़ सिकल सेल एनीमिया है, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. सो अब हमने इस डिजीज़ को कैसे टारगेट करना है? तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का कोई ताल्लुक है. तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हीमोग्लोबिन को हम जो है वो ट्रीट कर सकें या उस पर कुछ कर सकें. ठीक है. तो जब तक हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं पता चलेगा हम आगे वाले काम नहीं कर सकते. तो प्रोटियोमिक्स की स्टडी हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताती है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है कि हाउ डज प्रोटीन इंट्रैक्शन विद
with other molecules and with other proteins present in the cell, वो कैसे interact करती है different molecules से, different metabolites और different proteins से जो कि सेल में प्रेजेंट होती हैं, और उसका बायोकेमिकल पाथवे क्या है, यानी कि वो किस तरह से काम कर रही है। जैसे अभी हमने देखा, आप लोगों ने पिछले अपने सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, क्रब साइकिल पढ़ा होगा। तो ग्लाइकोलिसिस का एक प्रॉपर पाथवे है ना, आपको पता है कि सबसे पहले ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है, फिर 1,6 बिस फॉस्फेट बनना है एंड सो ऑन। तो एक बायोकेमिकल पाथवे है। तो जब तक आपको प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास, आप बायोकेमिकल पाथवे को भी पता नहीं लगा सकोगे। सो प्रोटीन्स जो हैं उनकी स्टडी हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है किसकी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, प्रोटीन इंट्रैक्शंस की एंड बायोकेमिकल पाथवेज की। सेकेंड नंबर पे प्रोटियोमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रोटीन्स कंट्रोल फिनोटाइप ऑफ अ सेल, के प्रोटीन्स जो हैं वो एक सेल की फिनोटाइप को कंट्रोल करती हैं। फिनोटाइप किसको कहते हैं कि एक विजिबल ट्रेट जो डीएनए या किसी जीन की वजह से हमारी बॉडी में शो हो रहा हो, डेट इज़ नोन एज फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल स्किन कलर, फॉर एग्जांपल हेयर कलर, हेयर लेंथ, आई कलर्स, और इसके अलावा इंटरनल हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत जो है वो फिनोटाइप तो ऑब्वियसली होती है, वो चूँकि हमें विजिबली नज़र नहीं आ रही होती, हमारी आंखों के सामने नहीं होती, तो हम उसको इतना वो देख नहीं रहे होते, पर वहाँ पे भी फिनोटाइप्स होती है। लिवर की अपनी एक शेप है, ठीक है, और उस पर कौन से एंटीजेंस हैं, कौन से उस पर प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं, ये सारा कुछ प्री डिटर्मिन्ड होता है, जो कि हमारा डीएनए बताता है कि ये वाली जीन एक्सप्रेस होगी, ये वाली प्रोटीन्स बनेगी, ये वाले काम होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वही सेल की फिनोटाइप को कंट्रोल करती है, और आपको पता है यहाँ पे सारी के सारी जो फिनोटाइप्स कंट्रोल हो रही होती हैं वो किससे कंट्रोल हो रही होती हैं, प्रोटीन से कंट्रोल हो रही होती है, मेलानिन, ठीक है। इसी तरह आई कलर है, हमारे बाल हैं, हेयर कलर्स हैं एंड सो ऑन, लेंथ, हाइट, सब कुछ, इवन शेप है, हाथों की शेप है, फीट की शेप है, हमारी हाइट है, हम कितने लंबे होंगे, कैसे होंगे, इवन ओबेसिटी भी जो है वो डायरेक्टली लिंक कर रही होती है समटाइम्स हमारी इनहेरिटेंस से। सो most of the phenotypes are determined by or controlled by proteins। तो जब तक हमें प्रोटीन्स का नहीं पता होगा, हमें प्रोटीन्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम उन फिनोटाइप्स के बारे में भी पता नहीं लगा सकेंगे। तो सर्व एज यूजफुल इंडिकेटर्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। अगर हमें एक फिनोटाइप का पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल सकता है कि उस पर्सन में क्या किसी स्पेसिफिक डिजीज़ होने का कोई ख़तरा है या नहीं है, जो कि अभी आजकल किया भी जा रहा है कि अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज़ है तो ऑब्वियस बात है कि वो चिल्ड्रन में होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम इसको, इस फिनोटाइप को एज अ यूज़फुल इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ताकि डायग्नोसिस में हमें हेल्प हो सके। फिर प्रोवाइड बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ऑब्वियस बात है, when we know about the protein interactions, when we know how does this protein interact with the other proteins or with other metabolites or with other molecules that are present in the cells, so we can better develop more ड्रग्स एंड मोर टारगेटेड ड्रग्स। जैसा कि अभी आजकल हो रहा है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में वी आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग कैंसर। हम कैंसर को स्पेसिफिकली टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं टू डिवेलप टारगेटेड मेडिसिन्स। कैसे कि स्पेसिफिक मेडिसिन्स जो कि हर पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर इज़ अ डिजीज़, इज़ अ डिसऑर्डर विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है बहुत डिफरेंट होता है। बेशक दो पर्सन्स को खुदा न खास्ता एक सेम कैंसर है, हम अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो दो पर्सन्स हैं आपके सामने, अगर उन दोनों को ब्लड कैंसर है तो दोनों के ब्लड कैंसर डिफरेंट होंगे, दोनों के ब्लड कैंसर्स में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो यही वजह है कि एक मेडिसिन आपने सुना होगा कि कैंसर की एक की कीमोथेरेपी हो रही है और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल आया उस बंदे पे, दूसरे बंदे को कीमोथेरेपी लगाई जा रही है पर उस पर कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। सो वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उस बंदे में म्यूटेशन कोई दूसरी किस्म की हुई थी। उस बंदे में जो प्रोटीन बन गई, जो ऑल्टर्ड प्रोटीन या डिसफंक्शनल प्रोटीन या ख़राब प्रोटीन जो उसमें बन गई, वो किसी और तरह की बनी, वो पहले जैसी वाली नहीं बनी।
क्योंकि म्यूटेशन दोनों में डिफरेंट थी। तो अब उस प्रोटीन पे जो मेडिसिन हमने एक जनरल मेडिसिन डेवलप की हुई है कैंसर के लिए, वो एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। सो इस वजह से अब वी आर ट्राइंग, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके, सो अब क्या हो रहा है कि हम टारगेटेड मेडिसिन डेवलप करना चाह रहे हैं, मैन स्पेसिफिक मेडिसिन जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। तो जब तक हमें उस प्रोटीन का नहीं पता होगा कि हाउ डज दिस प्रोटीन इज इंटरेक्टिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स, तो हम जो है वो न्यू ड्रग्स और न्यू मेडिसिन जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, हेल्पफुल इन फाइंडिंग कॉज एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज। तो ऑब्वियस बात है कि ये हेल्पफुल होती है किसमें, एक डिजीज़ का कॉज को फाइंड आउट करने में एंड उसको कंट्रोल करने में। जैसे अभी सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल ले लें, तो हमें हीमोग्लोबिन का पता चला कि हीमोग्लोबिन फॉल्टी हुई है, तो हमें पता चला कि इसका कॉज क्या है। ठीक है, तो बिहाइंड कॉज क्या है और हम इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल रही होती हैं, हमें प्रोटीन्स की स्टडी से पता चलती है। Now comes to the brief history of proteins. Proteins are naturally occurring polymers. ये क्या है naturally occurring polymers? And we all know that they are made up of amino acids. So polymers means many units. Poly stands for many and mers stands for यूनिट्स। तो पॉलीमर्स क्या हुआ कि प्रोटीन्स जो हैं वो मैनी यूनिट्स से बने हुए हैं। तो मैनी यूनिट्स, कौन से मैनी यूनिट्स लगे हुए हैं? अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, ऑब्वियस बात है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड एंड मेक अ प्रोटीन। तो क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स बना देते हैं। अब प्रोटीन्स को नेम किसने दिया था? नेम्ड बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट ब्राजीलियस इन 1838। प्रोटीन को सबसे पहले जो नेम दिया प्रोटीन का, यस, स्लाइड चेंज नहीं हुई, ओके। सो नाउ मैम हो गई अब। ओके, सो प्रोटीन्स को सबसे पहले नेम दिया, किसने नेम दिया? एक स्वेडिश साइंटिस्ट था ब्राजीलियस, उसने 1838 में प्रोटीन को प्रोटीन का नेम दिया। एंड प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय समनर इन 1946। और प्रोटीन्स की क्या नेचर होती है और नेचर ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स हमें पता है कि सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन ही नेचर होते हैं। तो ये बात किसने पता की और किसने इस बात को इस्टेब्लिश किया? दिस फैक्ट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय समनर इन 1946। नो डाउट कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं, डाटा फ्यू एक्सेप्शंस हैं, जो कि प्रोटीन्स के नहीं बने हुए थे, उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, बट वो बहुत फ्यू हैं, वो बहुत कम है। वो थोड़े से ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ आरएनए के बने हुए होते हैं, बाकी सारे के सारे हमारे एंजाइम 90% या मैं 95% भी कह सकती हूँ कि हमारे एंजाइम्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। 95% ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स एक्ट ऑन सबस्ट्रेट्स, एंजाइम्स एक्ट ऑन सबस्ट्रेट्स। एंजाइम्स जो हैं वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं एंड देन कन्वर्ट दो सबस्ट्रेट्स इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अ सेल और अ बॉडी। ठीक है, तो जो भी सेल को प्रोडक्ट रिक्वायर है वो एंजाइम्स जो हैं सबस्ट्रेट से बना देते हैं। वर्सेटाइल मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम्स। प्रोटीन्स क्या हैं? दे आर वेरी वर्सेटाइल मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम्स। वेरी वर्सेटाइल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों हैं और कैसे हैं? क्योंकि दे परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स। What are different functions they are performing in living systems? Like they are transporting, they are involving in catalysis like enzymes, they are involving in redox reactions, they are involving in DNA synthesis, in RNA synthesis, they are also involved in कोई एग्जांपल दें कि ये किस किस में और इन्वॉल्व हैं प्रोटीन्स? muscles contraction, Yes, they relaxation. are also involved in muscle contraction, muscle relaxation, muscle movements. They are also involved in structural components, structure, हमारे structure बनाने में ये involve होते हैं। तो बहुत सारे versatile functions हैं जो proteins जो हैं वो perform करती हैं, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि protein is the versatile molecule in living bodies, in living systems.
नेक्स्ट, परफॉर्म क्रूशियल फंक्शंस इन एसेंशियली ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिर क्या है कि ये बहुत क्रूशियल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, बहुत क्रूशियल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस परफॉर्म कर रही होती हैं हमारी बॉडी में। जैसे अगर अभी मैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की ही आपको एग्जांपल कोट करूँ तो ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है हर स्टेप पे एक नया डिफरेंट एंजाइम है, हर स्टेप पे एक नई डिफरेंट प्रोटीन लग रही है। सो ये इतने ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं प्रोटीन्स, और इतने क्रूशियल काम कर रहे होते हैं कि अगर आप ग्लाइकोलिसिस की ही एग्जांपल लें, एक भी एंजाइम स्किप हो जाए, एक भी प्रोटीन स्किप हो जाए, तो आगे सारा का सारा ग्लाइकोलिसिस तबाह हो जाना है। ग्लाइकोलिसिस नहीं होनी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी एटीपी नहीं जनरेट होगी। जब आपका ग्लाइकोलिसिस नहीं होनी तो आगे क्रेब्स साइकिल भी नहीं होना, आगे आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है वो भी अफेक्ट होगी। तो फिर क्या होगा, आपके पास एटीपी नहीं जनरेट होगी, एटीपी जनरेट नहीं होगी तो आप अपनी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो कैसे करोगे, वो नहीं हो सकते। तो एक एक एंजाइम, एक एक प्रोटीन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और इतने क्रूशियल, इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं और इतने वर्सटाइल होते हैं। क्लियर? Okay, so students, next is properties of proteins. So what are the properties of proteins? सबसे पहले proteins are linear polymers. Proteins क्या है? Linear polymers होते हैं, are made up of linear chains of amino acids. Their monomer units are amino acids. We all know that they are made up of amino acids. Next, proteins contain a wide range of functional groups. They contain a wide range of functional groups. Functional groups होते हैं इनमें बहुत सारे sorry, for example, alcohols, thiols, thioesters, thioethers, carboxylic acids, carboxyamides. So these all are functional groups, and few of these functional groups are present in प्रोटीन्स। इन ये कुछ अभी यहाँ पे साइट किए गए हैं फंक्शनल ग्रुप्स जो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, वरना और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं, हमें सबको पता है OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल है। थायोल्स क्या होते हैं, थायो का नाम याद रखें हमेशा, थायो स्टैंड्स फॉर सल्फर एंड ओल स्टैंड फॉर अल्कोहल। तो अल्कोहल का बेसिक कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन, तो थायोल है, तो थायोल इट्स मीन कि यहाँ पे क्या है SH। थायो ईथर्स क्या हैं, ईथर क्या होते हैं, CO होता है, तो थायो है यानी कि इसमें सल्फर है तो SCOC हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड हम सबको पता है C डबल बॉन्ड OOH होता है। कार्बोक्सीमाइड्स क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ में क्या होता है हमारे पास NH लगा हुआ होता है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ होता है। बॉन्ड्स में डिफरेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, वो सारे मिलके जो एमाइड्स की एक क्लास बन जाती है। दीज फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड एल्कोहल्स, थायोल्स, थायोईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोक्सी एमाइड्स एंड मैनी मोर। जिसकी वजह से जब आप ये देखते हैं कि इनमें इतने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो और ज़्यादा वर्सेटिलिटी जो है वो जनरेट हो जाती है, और ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाते हैं ये मॉलिक्यूल्स। और आपको ये भी पता है कि जब एक प्रोटीन बनती है तो अमीनो एसिड्स उसके साथ लग जाते हैं। प्रोटीन बननी है तो ज़ाहिर सी बात है अमीनो एसिड से बन रही है ना। अब उन्हें अमीनो एसिड्स की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी हो जाती हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से उनमें कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ के साथ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स लग जाते हैं, फॉस्फेट लग गया, कुछ और लग गया। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिल जाती हैं और क्या बना देती है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बना देती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना लेती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स बन जाती हैं। सो इस तरह से हमारे पास एक बहुत ज़्यादा वर्सटाइल नेचर के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं, और हर मॉलिक्यूल जो वो अपना अपना पे फिर काम कर रहा है तो एक बहुत ज़्यादा वर्सेटिलिटी जनरेट हो जाती है फंक्शंस में भी। तो प्रोटीन्स कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स असेंबलीज दैट आर नोन एज कॉन्जुगेट्स। फॉर एग्जांपल अभी मैंने नाम लिया है जैसे कि ग्लाइको कॉन्जुगेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, सो ऑन। Next is the general description of a peptide bond. How does peptide bond is formed and what is its diagrammic representation. So here this is the amino acid 1, this is the amino acid 2, and this is the amino acid 3. Amino acid 1 here is depicting in yellow color. Amino acid 2 is depicting here in like orange pinkish color, एंड अमीनो एसिड 3 इज़ इन पिंक कलर। सो आप लोग देख सकते हैं कि अमीनो एसिड 1 में अमीनो एसिड का तो एम्पेरिकल फार्मूला सबको पता है ना। एम्पेरिकल के क्या होता है, दरमियान में एक अल्फ़ा कार्बन होता है, अल्फ़ा कार्बन के साथ एक साइड पे क्या लगा हुआ होता है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ होता है, दूसरी साइड पे क्या लगा हुआ होता है,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे क्या लगा होता है, अकेला सिंपल हाइड्रोजन, यस, और दूसरी साइड पे क्या लगा होता है, आर ग्रुप, डेट इज एल्काइल ग्रुप। और वो आर जो है वो खाली हाइड्रोजन भी हो सकता है, सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है, और वो कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, CH3 एंड सो ऑन, ठीक है, पूरी एल्काइल चेन में से कोई भी वो हो सकता है। अब जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनना होता है तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कमिंग अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें पता है C डबल बॉन्ड OH है, तो OH यहाँ से रिमूव होता है, और अमाइनो ग्रुप का जो हमारे पास NH2 होता है वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2O। वो H2O रिलीज हो जाता है, और पीछे अब कार्बन की और नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, कार्बन की और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो कम हो गई है, और अब हमें क्या करना है, उनको बैलेंस करना है, वैलेंसी पूरी करनी है। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन क्या करता है, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो कि यहाँ पे एरो के साथ शो किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब अमाइनो एसिड 2 का अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड 2 में अमाइनो ग्रुप तो रिएक्ट कर चुका है ऑलरेडी पहले वाले अमाइनो एसिड के साथ, पर अभी भी अमाइनो एसिड 2 का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो एसिड थर्ड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट कर लेगा, और एक पेप्टाइड बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा, एक नया पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 अमाइनो एसिड्स 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़ गए हैं। तो 3 अमाइनो एसिड्स होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आपने एक बिल्डिंग बिल्ड करनी है, तामीर करनी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं। अब ब्रिक्स को जोड़ना है आपने, तो आपने 2 ब्रिक्स को आपस में जोड़ना है, तो आप उसमें क्या लगाओगे, एक दफ़ा बीच में सीमेंट लगाओगे, तो 1 टाइम आप सीमेंट लगा रहे हो तो 2 ब्रिक्स आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जब आपने उसके साथ तीसरी ब्रिक जोड़नी है तो पहली वाली जुड़ी हुई ब्रिक्स के साथ आप एक और लेयर जो है वो किसकी लगा दोगे, सीमेंट की लगा दोगे, तो आपकी जो तीसरी ब्रिक है वो भी उसके साथ जुड़ जाएगी। तो 3 ब्रिक्स जुड़ गई, पर आपने जो सीमेंट लगाया वो कितनी दफ़ा लगाया, 2 टाइम्स लगाया। तो पेप्टाइड बॉन्ड भी यहाँ पे 2 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स नहीं लगेगा, 3 टाइम्स नहीं होगा, ठीक है। इस तरह जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक अमाइनो एसिड की चेन है, एक पेप्टाइड एक पॉलीपेप्टाइड है ऑफ 560 अमाइनो एसिड्स का, सो हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट पॉलीपेप्टाइड, तो उस पॉलीपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, 560 का तो 559 ऑब्वियसली, तो उसमें कितने होंगे, 559 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो n-1 याद रखिएगा, n-1 रूल अप्लाई होगा। n क्या है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और -1 आप कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड्स। विच अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे फॉर्म प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बनाते हैं। नंबर 1 इज एलानीन, देन आर्जिनिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, and methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine, asparagine और aspartic acid, glutamine और glutamic acid. So ये सारे क्या हैं, ये standard amino acids हैं. These all 20 are standard amino acids. स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दीज बोथ टर्म्स? Ma'am, is it related to essential or non-essential? नो. स्टैंडर्ड वो वाले जो प्रोटीन्स बनाते हैं अमाइनो एसिड, और जो दूसरे नॉन स्टैंडर्ड जो प्रोटीन्स में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वैसे अमाइनो एसिड्स हैं. Yes. So, what are standard amino acids? Standard amino acids क्या होते हैं? These are only 20 amino acids, sometimes 22 हैं, कुछ जगहों पे 22 भी लिखा जाता है. 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो वैसे इतने ज़्यादा वो नहीं हैं, अबंडेंट नहीं है, पर वो प्रोटीन का पार्ट हो जाते हैं कभी कभार, तो 22 भी कह सकते हैं. बट स्टैंडर्ड ये भी हम जो बात करते हैं वो 20 की बात करते हैं कि 20 आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स विच आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. दे आर प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स. प्रोटीनेशियस मतलब कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं.
दे आर प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स। ये सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और सारी की सारी प्रोटीन्स, अभी हमने वैसे कितनी वर्सेटिलिटी की बात की है ना, तो सारी की सारी प्रोटीन्स, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बेशक हमारी बॉडी में बन रही हों, वो सारी की सारी सिर्फ इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। डिफरेंस कहाँ पर आता है? सिर्फ इनके सीक्वेंस में डिफरेंस होता है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में डिफरेंस होता है। पहले किसी में ग्लाइसिन लगा हुआ है, फिर एलानिन लगा हुआ है, फिर प्रोलीन लगा हुआ है, तो कोई दूसरी प्रोटीन में ग्लाइसिन की जगह पे प्रोलीन है, फिर एस्पाराजिन लग गया, फिर ग्लाइसिन लग गया, एंड सो ऑन। सो सीक्वेंस डिफरेंट होता है। बाकी प्रोटीन्स को बनाने के लिए सिर्फ यही 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, पर अमाइनो एसिड्स तो बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में। अमाइनो एसिड्स अभी कोई मेरा ख्याल है 300 प्लस अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, होते हैं, जो कि अभी तक डिस्कवर भी हो चुके हैं और जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका हुआ है। तो 300 प्लस अमाइनो एसिड्स हैं, राउंड अबाउट नियर टू 400 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी तक नोन हैं। तो ये 400 अमाइनो एसिड में से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं। बाकी सारे के सारे तो प्रोटीन्स बना ही नहीं रहे, ठीक है। वो सारे के सारे कहाँ पे फिर इन्वॉल्व होते हैं? उनमें से कुछ जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे होते हैं, कुछ जो है वो यही हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, कुछ इस तरह डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। बट दे आर अमाइनो एसिड्स एंड दे आर परफॉर्मिंग सम फंक्शन इन आवर बॉडी, बट नॉट इन्वॉल्व इन द formation of proteins. So those amino acids are not involved in the formation of proteins. So that those amino acids are known as non-standard amino acids or non-proteinaceous amino acids. Clear? Yes, ma'am. Okay. So next is functions of proteins. अभी हमने वैसे काफ़ी सारे फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो हम इसको ज़रा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। वी ऑल नो दैट दे फंक्शन एज कैटालिस्ट थ्रू एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स जब ये बनाती हैं प्रोटीन्स तो कैटालिस्ट के तौर पे काम करती हैं, है तो प्रोटीन ही ना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर अदर मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन। फिर क्या करती हैं? ये ट्रांसपोर्ट करती हैं और स्टोर करती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली एक प्रोटीन है जो हमें पता है कि क्या है, दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब इसके अलावा और भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेमी परमिएबल, वो सेमी परमिएबल होती है। इट डजंट अलाउ every molecule to enter in it or every molecule to exit from the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने और अपने अंदर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देता। और आपने ये भी सुना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन चैनल्स होते हैं। Yes, वो प्रोटीन चैनल्स किस लिए होते हैं? ताकि कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि करियर प्रोटीन्स होती हैं। वो करियर प्रोटीन्स उस किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को उठाती हैं, यानी कि अपने ऊपर बाइंड कराती हैं और उसको उठा के सेल के अंदर ले जाती हैं थ्रू दैट प्रोटीन चैनल। तो प्रोटीन चैनल्स भी कौन बना रहा है? प्रोटीन बना रही है। और कैरियर भी कौन है? प्रोटीन कैरियर है किसी मॉलिक्यूल का, किसी दूसरी प्रोटीन का, ठीक है। तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए भी क्या चाहिए? हमें प्रोटीन्स ही चाहिए। तो प्रोटीन्स जो है वो कैरियर के तौर पर भी काम करती हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर भी करती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट, प्रोटीन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन। मैकेनिकल सपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन की एग्जांपल आप लोग मुझे देंगे कि मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रही हैं और इम्यून प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रही हैं। इम्यून प्रोटेक्शन में एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, इसलिए वो इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रही हैं। यस, एंड मैकेनिकल सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट में मैम बोन्स के अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होती है, इस सेंस में शायद। मैम जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। यस, तो प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन्स हमें क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे कैसे प्रोवाइड कर रही हैं? बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। सबसे पहले आप देखें आपके सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन किसका बना हुआ है? ऑब्वियसली प्रोटीन्स का बना हुआ है, ट्यूबुलिन एंड, ठीक है, इस तरह की प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो सेल के अंदर सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। नेक्स्ट, अगर हम सेल से थोड़ा सा बाहर आ जाए, बड़े लेवल पे आ जाए, पूरे इंडिविजुअल के लेवल पे आ जाए, तो हमारे सारे मसल्स क्या हैं?
हम क्या अकेले ढांचे पे रह सकते हैं जिंदा? नो ना, हमें मसल्स भी चाहिए। अकेला ढांचा लेके भी हम कुछ नहीं कर सकते और अकेले मसल्स लेके भी हम कुछ नहीं कर सकते। बोथ आर रियली रियली क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टू अस, कि हमारा स्केलेटन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मसल्स भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एक के बगैर नहीं रह सकते। तो जितने हमारे सारे मसल्स हैं किसके बने हुए? एक्टिन, मायोसिन, सारी क्या है? प्रोटीन्स हैं। हमारा सारा मस्कुलर पोर्शन जो है वो प्रोटीन्स का है। और आपने ये सुना भी होगा कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो लोग अपनी बॉडी शेप को लेके कॉन्शियस होते हैं, तो देयर डाइट इंक्लूड मोर प्रोटीन्स। उनकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स शामिल होते हैं, वो प्रोटीन्स ज़्यादा खाते हैं। वो दिन में 6 अंडे या 12 अंडे भी खा जाते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस, जो बॉडी कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डर्स वगैरह इस तरह। तो मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड इम्यून प्रोटेक्शन, यस, इम्यून प्रोटेक्शन कैसे हमें प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स के थ्रू। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं? एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, जो कि आके डिफरेंट एंटीजेंस को क्या करती हैं? ख़त्म कर देती हैं, खा जाती हैं, इंगल्फ कर लेती है, या उसके असर को ज़ायल कर देती हैं। तो इम्यून प्रोटेक्शन में भी इन्वॉल्व है। और आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ कि इम्यून प्रोटेक्शन में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एंटीजेंस भी किसकी बनी हुई होती हैं? प्रोटीन्स की ही बनी हुई होती हैं। एंटीजेंस भी किसकी बनी हुई होती हैं? प्रोटीन्स की ही बनी हुई होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जनरेट मूवमेंट। प्रोटीन्स जो है वो मूवमेंट जनरेट करवाती है। जैसे अभी हमने एक्टिन और मायोसिन का मैंने भी नेम लिया, तो एक्टिन जो है वो आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होती है। तो जब तक एक्टिन नहीं होगी मसल मूवमेंट नहीं होगी, वो प्रोटीन स्पेसिफिक नहीं होगी तो मसल मूवमेंट नहीं होगी। तो जनरेट क्या करती है? मूवमेंट जनरेट करती है। फिर इसके बाद क्या है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। आप लोगों को सबको पता है कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे अंदर नर्व्स होती हैं। नर्व्स किसकी बनी हुई होती हैं? न्यूरॉन्स की बनी हुई होती हैं। और आपको पता है कि जो एक नर्व बनती है न्यूरॉन से बनती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा खाली जगह होती है, ब्लैंक स्पेस होती है। दैट स्पेस इज नोन एज साइनेप्सिस। नॉट क्वाइट ब्लैंक, यस, वो ब्लैंक नहीं होती बिल्कुल भी। वहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पर कहने का मकसद ये है कि न्यूरॉन, यस, कि न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं रख रहे होते, फिजिकली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए होते। उन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस होता है, जो कि साइनेप्सिस कहलाता है। और उस डिफरेंस में उस जगह में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में। तो इसीलिए प्रोटीन्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, अमीनो एसिड से बन रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, कंट्रोल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ को कंट्रोल करना तो हमें सबको समझ में आ गया, और सब ऐसे ही कि ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कि हमारे मसल्स बढ़ रहे हैं ना, तो प्रोटीन्स बढ़ेंगी तो हमारी ग्रोथ होगी, हमारी हाइट बढ़ेगी और सब कुछ। अगर आप अभी एग्जांपल ले लें हेयर की, तो हमारे हेयर कैसे बढ़ते हैं? प्रोटीन्स के थ्रू, केराटिन और ये वो। और अभी तो इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो ये सब क्या है? ठीक है, जिसमें केराटिन ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट और वो ट्रीटमेंट, जो कि मोस्टली क्या है? प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं। तो कंट्रोल हमारी ग्रोथ को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं वो ही हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं। जो लोग, आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा अपनी डाइट प्रोटीन उनकी डाइट में प्रोटीन के लेवल ज़्यादा होते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है उन पर्सन्स की। और डिफरेंशिएशन पे अगर हम आ जाएं, तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन कहते हैं आप जैसे जाइगोट है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। अब वो जो एम्ब्रियो है वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होता है। मल्टीपल डिवीजन के बाद आपके पास क्या होता है कि आपकी लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपके एंडोडर्मिस है, एक्टोडर्म है और मेसोडर्म है। तो ये सारी जो आपकी लेयर्स हैं, इनसे आगे डिफरेंट सेल्स आपके बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। के पहले एक आपके पास जनरल सेल होता है, वो जनरल स्टेम सेल जो कहलाता है, उस स्टेम सेल से आगे डिफरेंशिएशन होती है और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप एक सीड की एग्जांपल है, तो सीड में क्या है? सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं,
वो स्टेम सेल्स हैं बेसिकली। अब वहाँ से क्या होता है, रूट के सेल्स निकलते हैं और वहीं से क्या निकल रहे होते हैं, आपके शूट के सेल्स निकल रहे होते हैं और फिर लीव्स के सेल्स निकलते हैं। तो ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, कि आपका एक कॉमन सेल से आपके आगे डिफरेंट सेल्स जनरेट हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जनरेट हो रहे हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स का पार्ट होते हैं। तो दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। ओके। मैम फिर डिफरेंशिएशन में प्रोटीन्स का क्या रोल हुआ? डिफरेंशिएशन प्रोटीन्स ही करवाती हैं। आपके जो स्टेम सेल में प्रोटीन्स ने, एंटीजेंस ने डिटरमिन करना होता है कि अब जो डिफरेंशिएशन होगी वो कौन से वाली होगी, वो लिवर सेल बनेगा कि वो किडनी सेल बनेगा। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, पर यहाँ पे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, ठीक है, पर यहाँ पे जो इन्वॉल्व होती हैं वो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे सर्टेन टाइप के जीन्स एक्सप्रेस होती हैं उस स्टेम सेल में। स्टेम सेल से मुराद सिर्फ पौधों का सेल नहीं है, स्टेम सेल एनिमल्स के लिए भी यूज़ होती है टर्म। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा कुछ एम्प्यूटेशन या इस तरह की जो टेक्निक्स पढ़ी होंगी, तो आप लोगों ने ये देखा होगा क्लोनिंग वगैरह वाले में भी कि एक स्टेम सेल होता है, उससे फिर आगे फर्दर आप पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हो। यस मैम, स्टेम सेल को मदर सेल भी कहते हैं। यस प्योर सेल्स बनते हैं। ओके। यस, तो ये डिपेंड करता है, उस स्टेम सेल में डीएनए तो है ना, अब वो डीएनए सर्टेन टाइम्स पे सर्टेन जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं, स्पेसिफिक जीन्स एक्सप्रेस होती हैं, उससे स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है। वो प्रोटीन डिटरमिन कराती है कि इससे, उस प्रोटीन से बनना ही लिवर सेल है, उस प्रोटीन से बनना ही आई सेल है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आई सेल्स और लिवर सेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना डिफरेंस? आइज के सेल्स ही बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं, लिवर के सेल्स बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के हैं। तो बन तो सारे वो एक उसी एम्ब्रियो से बन रहे होते हैं, ऐसा ही है ना? तो वहाँ से ही उन्हीं स्टेम सेल से डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाती है। अभी अगर आप, अभी भी डिफरेंशिएशन हो रही है। अभी आप स्किन को देखें तो स्किन में कितनी सारी लेयर्स हैं, डर्मिस है, एपिडर्मिस है, ठीक है, और फिर नीचे फैट की लेयर, फैट सेल्स की लेयर है, वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इस तरह। तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन हो रही है। हर स्टेम सेल को पता है कि उसने अब एपिडर्मिस वाला सेल बनाना है कि उसने डर्मिस वाला सेल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, सर्टेन टाइम्स पे सर्टेन स्पेसिफिक जीन्स एक्सप्रेस होती हैं। उन जीन्स का अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट तो प्रोटीन होता है। सबको पता है ना, ट्रांसलेशन होनी होती है, प्रोटीन ही बननी होती है। तो प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन स्पेसिफाई करती है कि इससे ये चीज़ बननी है, इससे ये चीज़ बननी है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो ग्रोथ को भी कंट्रोल करती हैं और वो डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करती हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। मैम स्टेम सेल्स जो है वो बॉडी के हर पार्ट में मौजूद होते हैं एवरी टाइम? या ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो अपना काम करना छोड़ देते हैं वक्त के साथ। जैसे अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें तो ब्रेन सेल्स जिस स्टेम सेल से ओरिजिनेट होता है ना, ब्रेन हमारा जिससे ओरिजिनेट होता है, तो वो सिर्फ डेवलप हो सकता है एट द एज ऑफ अप टिल द एज ऑफ 5 years। वो सिर्फ हमारे पैदा होने के बाद 5 years तक वहाँ पे सेल्स जो हैं वो नए जनरेट होते जाते हैं और इस तरह उससे बनते जाते हैं। उसके बाद से वो बनना बंद हो जाते हैं। उसके बाद 5 साल की उम्र के बाद हमारे ब्रेन के कोई भी न्यूरॉन्स, कोई भी सेल्स जो हैं वो नए नहीं बनते। तो इसीलिए 5 साल के बाद अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई इंजरी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा लीथल हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई न्यूरॉन्स या कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कोई स्पेसिफिक सेल, तो फिर वो नए नहीं बना सकता ब्रेन, क्योंकि वहाँ पे स्टेम सेल जो है वो अपना काम करना छोड़ चुके होते हैं। वहाँ पे सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेम सेल अपना काम करना छोड़ गए होते हैं। अल्टीमेटली वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो वो रोल प्ले कर रही होती हैं। वो स्पेसिफिक जीन्स ही एक्सप्रेस नहीं होते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स ही नहीं बनती हैं, तो फिर नई जो आगे माइटोसिस है वो होती ही नहीं है। इसमें माइटोसिस भी रोल प्ले कर रही होती है और वो जी-नॉट फेज़ में चले जाते हैं। आपको पता है ना जी-नॉट फेज़ का, जी-नॉट फेज़ में चले जाते हैं, फिर माइटोसिस नहीं होती है फर्दर, तो फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, फर्दर डिवीजन नहीं होती सेल्स की। तो वो सिर्फ 5 years की एज तक की बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते। तो ऑलमोस्ट तकरीबन होते हैं सभी में, हर ऑर्गन में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, बट एक सर्टेन एज तक होते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत आगे तक के लिए भी होते हैं। जैसे अगर हम अपनी हाइट की एग्जांपल लें तो हमारी हाइट एक सर्टेन
लेवल तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। सर्टेन लेवल तक तो बढ़ती है, फिर इसमें ये भी रोल है कि सर्टेन एज तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो ये सारा कुछ प्री डिफाइंड होता है, प्री कंट्रोल्ड होता है, ये सारा कुछ अल्टीमेटली करवा तो हमारा डीएनए रहा होता है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ऑलरेडी स्टोर हुई होती है। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती है? हमें हमारे पेरेंट्स से आती है। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes. so move towards the next. Ma'am, isn't it enough today? We have studied only 10 slides today. It's already 9:20. Uh, so proteins may be rigid or flexible. So we have already discussed about the functions of proteins. So now come to the point. Proteins may be rigid or flexible. That is the characteristic of protein. So some proteins are quite rigid, whereas others display limited flexibility. कुछ proteins ऐसी होती हैं जो कि quite rigid होती हैं, थोड़ी hard होती हैं, stiff होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें limited flexibility होती है। flexibility होती है but limited होती है। ऐसा नहीं है कि आप जिधर को मर्जी उसको बेंड कर लो, जिधर को मर्जी उसको जो है वो मोड़ लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कुछ में, पर वो लिमिटेड होती है। और कुछ प्रोटीन जो है वो बिल्कुल रिजिड होती है, वो अपनी स्ट्रक्चर में किसी भी किस्म का कोई भी चेंज नहीं लेकर आती हैं। रिजिड यूनिट्स कैन फंक्शन एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, रिजिड प्रोटीन्स हैं इन द साइटोस्केलेटन, इन इंटरनल स्कैफोल्डिंग विद इन सेल्स और इन कनेक्टिव टिश्यूज़। सो रिजिड यूनिट्स जो हैं, जो रिजिड प्रोटीन्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? वो मोस्टली क्या होती हैं? हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंटल रोल प्ले करती हैं, हमारे स्ट्रक्चर में वो पार्टिसिपेट करती हैं स्ट्रक्चर बनाने में, जिनमें जैसे कि आ जाता है साइटोस्केलेटन, जिसकी मैंने आपको लोगों को पहले एग्जांपल दी थी, और सम कनेक्टिव टिश्यूज़ लाइक हमारे इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स जो हैं, लाइक लिवर, किडनी एंड लंग्स वगैरह, इनमें भी होते हैं, और हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें तो हैं ही हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। सो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में कौन कौन से टाइप्स हो सकती हैं प्रोटीन्स की? इनको हम फंक्शन के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर सकते हैं टाइप्स को। नंबर 1, दोज प्रोटीन्स विच एक्ट एज कैटलिस्ट लाइक एंजाइम्स। नंबर 2, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं? हीमोग्लोबिन है, अल्ब्यूमिन है, जो कि करियर होते हैं किसके? हार्मोन्स के। इसके बाद है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में वो वाली तमाम प्रोटीन्स जो कार्टिलेज बना रही हैं, जो बोन प्रोटीन्स बना रही हैं, और जो साइटोस्केलेटन वगैरह बना रही हैं, या जो हमारे मसल्स को बना रही हैं, तो वो सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट, सेलुलर स्केलेटन। सेलुलर स्केलेटन में जो सेल के अंदर का स्केलेटन है, डैट इज़ साइटोस्केलेटन, जो किसका बना हुआ होता है? एक्टिन एंड फाइब्रिनोएक्टिन वगैरह का, एंड ट्यूबुलिन एज वेल। नेक्स्ट इज़ हार्मोनल प्रोटीन्स। हार्मोनल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? वो वाली ऐसी प्रोटीन्स जो कि हार्मोन्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन को अगर हम देखें, और इंसुलिन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, तो है तो वो एक हार्मोन, एक केमिकल एंटाइटी है, जो कि क्या करती है? ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी में कम करती है, और कन्वर्जन में इन्वॉल्व होती है ग्लूकोज की इनटू द ग्लाइकोजन। So this hormone is basically protein in nature and is made up of proteins, made up of amino acids, and has 2 different chains. So insulin and as well as growth hormones, different growth hormones भी हैं, जिनमें कुछ हमारे थायराइड के hormones भी हैं, और different hormones भी हैं, जो कि क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटीबॉडीज़। तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ बना रही हैं, डेट आर नोन एज डिफेंस और एंटीबॉडीज़, या डिफेंस प्रोटीन्स भी आप इनको कह सकते हो। नेक्स्ट इज़ एंटीजन एंड एलर्जेंस। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एंटीजन्स एंड एलर्जेंस। जैसे मैंने आप लोगों को जब एंटीबॉडीज़ के बारे में बता रही थी, तभी मैंने आप लोगों को साथ ये भी बताया कि जो एंटीजन्स हैं, मोस्ट ऑफ द एंटीजन्स भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और एलर्जेंस भी प्रोटीन्स के होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि किसी पर्सन को फूड एलर्जी, और फूड एलर्जी में उसको किस चीज़ की एलर्जी है? उसको प्रोटीन एलर्जी है। वो मीट, बीफ, फिश, वो
इस तरह की प्रोटीन्स को कंज्यूम नहीं कर सकता। फिर आपने ऐसे सुना होगा कि कुछ को लैक्टोजन से एलर्जी है, लाइक मिल्क से एलर्जी है, उसको मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि लैक्टिन जो है वो उसको हज़म नहीं हो रही होती, तो ये भी एक मसला होता है। तो मोस्ट ऑफ द एंटीजेंस और मोस्ट ऑफ द जो एलर्जेंस होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, जिसमें कि कुछ बैक्टीरियल और वायरल प्रोटीन्स भी आ जाती हैं जो इन्फेक्शंस भी कॉज करती हैं। इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, टाइप्स हैं प्रोटीन्स की। मसल मूवमेंट, ऐसी प्रोटीन्स जो मसल की मूवमेंट्स करवाती हैं, जिनमें क्या आ जाती है मायोसिन एंड एक्टिन, जो कि मसल मूवमेंट करवाती हैं। फिर आ जाती हैं कुछ ऐसी प्रोटीन जो कि रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं, लाइक रिसेप्टर ऑफ कोलेस्ट्रोल, जो कि हमने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और सिर्फ रिसेप्टर ऑफ कोलेस्ट्रोल ही नहीं प्रेजेंट होते, और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, चूँकि तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में होता क्या है बेसिकली कि डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड हुई होती हैं डिफरेंट जगहों पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो उससे हमारे पास एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बन जाता है। तो वो प्रोटीन्स भी एज अ प्रोटीन चैनल और रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर्स आर दोज molecules or those sensors which are used to recognize a specific molecule or a specific product or a specific compound, जो बेसिकली क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसको बाइंड कराते हैं, या उसकी कैटालिसिस करवानी है, जो भी करवाना है, तो नेक्स्ट वो काम करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ऐसी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि we all know that in the chromosome the DNA is present, and to prepare chromosomes from DNA, the DNA has to be coiled on itself। तो डीएनए को क्या होना पड़ता है, डीएनए को कॉइल होना पड़ता है अपने आप के ऊपर। तो वो जो कॉइलिंग होनी होती है, दैट कॉइलिंग नीड्स प्रोटीन्स, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स आती हैं, और हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए जो वो रैप करता है, इस तरह से न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, और फिर डीएनए जो है वो पूरा रैप हो जाता है, और उसका जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम सुपर कहते हैं, सुपर कॉइल स्ट्रक्चर उसका वो बन जाता है, और वो क्रोमोसोम बना देता है। नेक्स्ट टाइप इज़ सेल सिग्नलिंग। ऐसी प्रोटीन जो कि सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होती हैं। जी मैम स्लाइड नहीं शो हो रही। ओके, सो नेक्स्ट इज सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में कौन सी प्रोटीन्स आती हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो कि सेल सिग्नलिंग करवा रही हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज लेके जाती हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं। तो इसमें ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स आ जाती हैं, जंक्शन प्रोटीन्स आ जाती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें भी सेल सिग्नलिंग में। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मॉलिक्यूलर चैपरोन्स। मॉलिक्यूलर चैपरोन्स क्या हैं, बेसिकली ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ अदर प्रोटीन्स, ब्रेकडाउन ऑफ अदर प्रोटीन्स, जो दूसरी प्रोटीन्स को डिग्रेड करवाती हैं। जैसे कि हमारे अंदर कुछ प्रोटीन्स बन गई हैं एंड दे आर ऑफ नो यूज़ नाउ, वो अब मज़ीद हमारे लिए किसी काम की नहीं है, वो मज़ीद अब उनका काम नहीं है बॉडी में, तो दे हैव टू बी डिग्रेडेड एंड दे हैव टू बी डिस्पोज ऑफ फ्रॉम द बॉडी। तो उनको हमारी बॉडी से हमने डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए हमें चैपरोन्स चाहिए। जो मॉलिक्यूलर चैपरोन्स हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। Next is ribosomal proteins. So this type we all know that the ribosomal, what are the ribosomal proteins? These are the proteins which are involved in the formation of ribosomes. तो ribosomes हमें पता है consist of two major elements. Number one is ribosomal RNA and the second one is ribosomal protein. तो ribosomal protein जो है वो ribosomes बनाने में हेल्पफुल होती है, बल्कि वो ribosomal protein के बगैर राइबोसोम बन ही नहीं सकता। Next is structure of proteins. So what is structure of proteins? अगर हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे आएँ तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें पता है कि 4 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी, नंबर सेकेंड इज़ सेकेंडरी, थर्ड इज़ टर्शरी एंड द फोर्थ लेवल इज़ क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर लिंक्ड, केमिकली लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। इज़ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बेसिकली क्या है, लीनियर सीक्वेंस है किसका, अमाइनो एसिड्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये
किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन दी सीक्वेंस ऑफ nucleotides, on the basis of DNA and on the basis of RNA. The sequence of amino acids is determined. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर एट दिस लेवल द प्रोटीन इज़ नॉट फंक्शनल. एट द फर्स्ट लेवल प्रोटीन इज़ नॉट फंक्शनल. इस लेवल पे जो भी प्रोटीन बनती है प्राइमरी लेवल पे वो भी फंक्शनल नहीं हुई होती. उसको भी फंक्शनल होने के लिए, अपना काम परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट लेवल्स पे फर्दर आगे मूव करना पड़ता है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में बेसिकली होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से by involving hydrogen bonds, they different conformations are made like alpha helices and beta sheets and beta turns. तो beta sheets and beta turns और alpha helices वगैरह बनते हैं. These alpha helices and beta sheets and beta turns by involving hydrogen bonds maintain a structure that is known as secondary protein structure. नेक्स्ट पे हमारे पास आता है टर्शरी स्ट्रक्चर. अब इस लेवल पे आके, टर्शरी स्ट्रक्चर के लेवल पे आके प्रोटीन क्या हो जाती है? प्रोटीन आपकी फंक्शनल हो जाती है. इस लेवल पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है टर्शरी पे आके. तो टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर पे होता क्या है कि जैसे सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में एक लंबा सीक्वेंस था, उसमें कहीं पे अल्फा हेलिसेस आ गए, उसमें कहीं पे बीटा शीट्स आ गई, एंड एट सम अदर सीक्वेंस देयर आर बीटा टर्न्स. तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज हेलिसेस, अल्फा हेलिसेस एंड बीटा शीट्स एंड बीटा टर्न्स इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड ऑन टू ईच अदर. ये क्या करते हैं? अपने आप पे एक दूसरे के ऊपर ही क्या हो जाते हैं? फोल्ड हो जाते हैं, जिससे हमारे पास एक टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है. और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये मेंटेन होता है थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स लाइक आयनिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड सम ऑफ द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस. बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं. हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस जो है वो मेनली पार्टिसिपेट करती हैं आपके क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर पे. उस लेवल पे आके पार्टिसिपेट करती हैं. सो टर्शरी लेवल पे आके प्रोटीन आपकी स्टेबल है और वो फंक्शनल है, वो अपना काम कर सकती है. बट समटाइम्स क्या होता है कि वी हैव मैनी प्रोटीन्स विच इन्वॉल्व्स मोर देन 2 और मोर देन 3 और लाइक वी कैन सिंपली से दैट दे कैन इन्वॉल्व मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन. उनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. तो जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं तो होता क्या है कि वो सारी के सारी प्रोटीन्स वो सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड्स इंडिविजुअल हैं. इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो काम नहीं कर सकते, वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगी. इंडिविजुअल अल्फ़ा शीट पड़ी हुई है, अल्फ़ा चेन पड़ी हुई है, इंडिविजुअल बीटा चेन पड़ी हुई है. तो जब तक वो दोनों कंबाइन नहीं होंगी प्रोटीन जो है वो फंक्शनल नहीं होगी. तो तमाम वो वाली प्रोटीन्स जिनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज़्यादा चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, उनमें क्या होता है कि टर्शरी लेवल पे हर पॉलीपेप्टाइड अपने आप को कन्वर्ट करता है, अपने आप को टर्शरी लेवल पर लेकर आता है. उसके बाद वो जो टर्शरी लेवल के तमाम पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप हो जाते हैं और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दैट इज़ नोन एज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. तो आपके पास एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड चेन, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड इट इंक्लूड्स हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, जिसकी मदद से आपके पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है. So next is the diagram, is the diagrammatical representation of levels of organization of proteins. So सबसे पहले हमारे पास क्या है? We have a linear sequence of amino acids that is known as primary structure. Then we have in this primary structure the amino acids can fold to form beta sheets and beta turns and coil upon itself to make alpha helices. These alpha helices and beta plated sheets are known as secondary structure of a protein. These alpha helices and beta sheets when combined together in a polypeptide, in a single polypeptide, and fold onto each other, they make the tertiary structure. This tertiary structure when have more than one polypeptide of this tertiary structure, they combine with each other. फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है, यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती, फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है. और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कुछ बन जाते हैं कहीं कहीं पे, और कुछ जगहों पे आपके पास क्या बन जाते हैं?
हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस हो जाती हैं, तो आपके पास क्या होता है, एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो टर्शरी लेवल एंड क्वाटर्नरी लेवल की प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं एंड दे आर फंक्शनल। नेक्स्ट इज जीन्स इनकोड्स प्रोटीन्स। जीन्स जो हैं वो प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं। तो वी ऑल नो दैट द प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय जीन्स। इफ a sequence of gene is altered or have any mutation, then the resultant protein can get lethal, can get dysfunctional। वो dysfunctional हो सकती है और प्रोटीन जो है वो अपना काम करना छोड़ सकती है। तो फिर होता क्या है कि म्यूटेशंस जो हैं वो रिजल्ट्स इन ऑल्टर्ड प्रोटीन फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे सिकल सेल एनीमिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल दैट व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, वेयर द चेंज ऑफ वन अमाइनो एसिड अकर्स, दैट इज ग्लूटामिक एसिड चेंजेस और रिप्लेस बाय द वेलिन। तो वन जीन पहले क्या होता था, पहले वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस समझा जाता था कि एक जीन जो है वो एक ही एंजाइम बनाती है। तो दिस थ्योरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ द जीन्स इनकोडिंग अ प्रोटीन इन बायोकेमिकल पाथवेज। और ये कहा जाता था कि एक जीन जो है वो एक ही एंजाइम बनाएगी, यानी कि एक जीन है तो वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, जबकि अब ऐसा नहीं है। इस हाइपोथेसिस को रद्द किया जा चुका है क्योंकि ऐसा होता नहीं है, एक जीन से एक एंजाइम नहीं बनता, बल्कि मल्टीपल जीन्स भी एक एंजाइम बनाती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें हीमोग्लोबिन की ही, तो हीमोग्लोबिन में क्या है, अल्फा चेन की जीन अलग है, बीटा चेन की जीन अलग है। तो बीटा पॉलीपेप्टाइड की जीन अलग है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड की जीन अलग है। अब अल्फा और बीटा दोनों पॉलीपेप्टाइड जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, चारों को पॉलीपेप्टाइड्स, तो फिर आपके पास हीमोग्लोबिन बनती है। तो यहाँ पे एक जीन इन्वॉल्व नहीं है, मोर देन वन जीन है। तो इसलिए ये वाला हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। अब आप इसको देखें, अगर सिकल सेल एनीमिया वाले को ये वाली स्लाइड जो है वो पहले आनी चाहिए थी वैसे, कि हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें एट द पोजीशन 6 आपके पास क्या है, ग्लूटामीन है। और वो ग्लूटामीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, या सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, वेलिन से, इन द सिकल सेल एनीमिया। अब अगर हम म्यूटेशंस की बात कर रहे थे, तो म्यूटेशंस इन जीन्स में क्या होता है कि जब भी कोई म्यूटेशन होती है तो म्यूटेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले चेंज इन न्यूक्लियोटाइड है। चेंज इन न्यूक्लियोटाइड 3 तरह का हो सकता है, एडिशन भी हो सकती है, डिलीशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। तो जब एक जीन में एडिशन हो गई किसी भी न्यूक्लियोटाइड की, या डिलीशन हो गई, या सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो क्या होगा, वो जीन जो है वो ऑल्टर हो जाएगा, जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जब जीन का सीक्वेंस चेंज होगा तो फिर जो जीनोमिक कोड हैं, जो यूनिवर्सल कोडोन्स होते हैं हमारे, वो कोडोन्स जो हैं वो किसी और अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, किसी और अमाइनो एसिड को आपके प्रोटीन में एंटर करवा देंगे, इन्वॉल्व करवा देंगे। तो जब कोई और अमाइनो एसिड किसी और जगह पर आकर लग जाएगा तो उससे होगा क्या कि आपकी प्रोटीन जो है, ये भी हो सकता है कि प्रोटीन पे कोई असर ना पड़े, प्रोटीन फंक्शनल ही रहे, और ये भी हो सकता है कि प्रोटीन जो है वो बिल्कुल ही डिसफंक्शनल हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या कि प्रोटीन डिसफंक्शनल हो जाती है या बिल्कुल ही अपना काम करना छोड़ देती है। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जब सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो वो मज़ीद आगे 3 तरह की हो सकती है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। एक म्यूटेशन होती है नॉनसेंस सब्स्टिट्यूशन, दूसरी होती है मिस सेंस, और तीसरी होती है साइलेंट म्यूटेशंस। नॉनसेंस के उसमें आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो कि फॉल्टी है, मिस सेंस जिसमें वो आपका काम सही नहीं कर रहा, और साइलेंट म्यूटेशन ऐसी है जिसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, आपको पता ही नहीं होता कि कोई म्यूटेशन भी हुई है, तो प्रोटीन जो है वो सेम काम ही कर रही है। तो इनको हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे कि ये कैसी होती है। पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरह की हो सकती है, नॉनसेंस, मिस सेंस एंड साइलेंट म्यूटेशंस। नेक्स्ट अगर एडिशन और डिलीशन है तो उसमें क्या होता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब ये है कि जो जेनेटिक कोडोन्स हैं, आपके जो यूनिवर्सल कोडोन्स हैं, वो 3 के आपको पता है न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक जेनेटिक कोड बनाता है। तो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ते हो, आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उसको पढ़ता है, आरएनए पॉलीमरेज उस सीक्वेंस को पढ़ता है। अब वो फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, वो पहले जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, अगर उसने ग्लाइसिन से स्टार्ट किया था, अगर उसने एडिनिन से स्टार्ट किया था रीड करना, तो वो एडिनिन से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो अब कहाँ से कर रहा है, ग्वानिन से स्टार्ट कर रहा है, उससे अगले वाली बेस से स्टार्ट कर रहा है रीड करना। तो अब आप देखोगे कि 3 न्यूक्लियोटाइड का जो जेनेटिक कोड है वो बदल गया है। जब वो जेनेटिक कोड बदल गया है तो फिर क्या होगा, आपका
प्रोटीन सीक्वेंस बदल जाएगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस बदल जाएगा। जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस बिल्कुल बदल जाएगा तो आपकी प्रोटीन जो है वो किसी भी तौर पे फंक्शनल नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा, आपको कोई सख्त किस्म की कोई लीथल डिजीज़ हो सकती है। दीज म्यूटेशंस अकर इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये सारी की सारी म्यूटेशंस कहाँ पे होती हैं, जीनोम में होती हैं। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, मैम मिस सेंस तो कोडोन में चेंजिंग आती है ना? यस, कोडॉन्स में चेंजिंग आती है, नॉन सेंस में, मिस सेंस में, साइलेंट में, सब में कोडॉन्स में ही चेंजिंग आती है। पर ये चेंजिंग कैसी होती है, ये सब्सटीट्यूशन होती है कि एक न्यूक्लियोटाइड हटा वहाँ से और उसी की जगह पे दूसरा आके लग गया, ये सब्सटीट्यूशन है। अब दूसरा जो आके उसकी जगह पे लगा है वो म्यूटेशन 3 तरह की आगे कॉज कर सकता है। वो नॉनसेंस म्यूटेशन भी हो सकती है, वो मिस सेंस भी हो सकती है, वो साइलेंट म्यूटेशन भी हो सकती है। तीनों की अपनी अपनी अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें कुछ में ऐसा होता है कि प्रोटीन आपकी फॉल्टी होती है, कुछ में ऐसा होता है डिसफंक्शनल हो जाती है, कुछ में ऐसा होता है कि प्रोटीन पे कोई असर ही नहीं होता, वो यानी कि ठीक ही रहती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट म्यूटेशंस सब्सटीट्यूशन से हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं एडिशन और डिलीशन की, तो एडिशन में क्या है, एक बिल्कुल ही हट गया, एक न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल उड़ गया वहाँ से, एक जगह से जीनोम से उड़ गया, ख़त्म हो गया, तो अब वहाँ पे तो वो डिलीट हो गया। जब डिलीट हो गया है तो आपकी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अब अगले वाला न्यूक्लियोटाइड रीड करेगा वो, तो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो सारा बदल जाएगा, आपका जीनोमिक कोडोन तो सारा बदल जाएगा। और अगर एडिशन हो जाएगी तब भी ऐसा ही होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को? यस मैम। Okay, so move forward. Central dogma. What is central dogma? Central dogma क्या है कि अब सेंट्रल डॉगमा को मॉडिफाई कर दिया गया है कि जिसमें वन जीन मैनी प्रोटीन्स थ्योरी है कि एक जीन से मैनी प्रोटीन्स बन सकती हैं। पहले हमने ये देखा कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया गया था जो कि रिजेक्ट हो चुका है। अब कौन सा हाइपोथेसिस है, वन जीन मैनी प्रोटीन्स, जो कि एक्सेप्टेड है। वन जीन मैनी प्रोटीन्स कैसे हो सकती हैं, एक जीन जो है वो ज़्यादा प्रोटीन्स कैसे बना सकता है। यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एक डीएनए है, एक जीन है, उससे क्या बनेगा, आपके पास एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगा, इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट। क्लियर बनेगा ना उससे मैसेंजर आरएनए, वो आपका कहलाएगा ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा। अब वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होने के बाद मैनी आरएनए जो है वो बन सकते हैं। उस एक आरएनए से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बाद मैनी आरएनएस बन जाते हैं। अब वो जो मैनी आरएनएस बनते हैं उससे फिर मैनी प्रोटीन्स बनती हैं, उससे एक प्रोटीन नहीं बनती। नो डाउट कि वो उन सारी की सारी प्रोटीन्स का काम एक ही होता है, क्योंकि वो एक डीएनए से बनी है, क्योंकि वो एक डीएनए से बनी है, वो एक ही क्लास की प्रोटीन्स होती हैं, वो एक ही किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल दूं तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ कैसे। ओके, सो BCKD के मैं अगर आपको बोलूँ, BCKD के ब्रांच इन अल्फा कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। अब ये जो प्रोटीन है इसके ह्यूमन में, इसके रैट्स में 2 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। इसके रैट्स में कितने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं? 2 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। 2 ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब है कि इसकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुई थी 1 ट्रांसक्रिप्ट के बाद, तो वो 2 ट्रांसक्रिप्ट्स बन गए। अब वो जो 2 ट्रांसक्रिप्ट्स बने हैं ना, उनसे 2 तरह की प्रोटीन्स बनती है। वो दोनों की दोनों प्रोटीन्स क्या हैं? फंक्शनल हैं। उनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है पर वो फंक्शनल प्रोटीन होती है। ये कोई म्यूटेशन नहीं है, जीन के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे कोई इंसर्शन, डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। ये आरएनए के लेवल पे हुआ है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। आप लोगों ने पहले सुना है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बारे में? Do you have any idea about alternative splicing, students? No मैम। Okay, let me tell you. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम, अभी नहीं हुई मैम। ओके ओके,
ओके, सो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को कुछ शो हो रहा है? यस मैम। ओके, सो अब आप ये देखें कि मैं आपके सामने ये एक मैंने डीएनए बना लिया, ये डीएनए का सीक्वेंस है फॉर सपोज, ठीक है, लाइन सीधी नहीं लगी है बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या है, आपके पास डीएनए है, ओके, इसको मैं लिख देती हूँ चूँकि यहाँ पे लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके जी, ये है आपके पास डीएनए। अब डीएनए क्या है, ये एक जीन है, आप फर्ज करें इसको कि ये एक जीन है। अब जीन में यूकैरियोट्स में होता क्या, यूकैरियोट्स का तो पता है ना, यूकैरियोट्स में होता क्या है कि यूकैरियोट्स में डीएनए सारे का सारा जो है या सारे के सारे जीन जो है वो कोडिंग नहीं होती, उसमें कुछ कोडिंग रीजन्स होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। कोडिंग रीजन्स वो होते हैं जो अल्टीमेटली प्रोटीन का पार्ट बनते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स वो होते हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं करते, वो खाली रीजन्स होते हैं जो सिर्फ जीन को रेगुलेट कर रहे होते हैं कि जीन ने कब एक्सप्रेस होना है, कब एक्सप्रेस नहीं होना, व्हेन इट विल एक्सप्रेस, व्हेन इट विल नॉट एक्सप्रेस, व्हेन हाउ इट विल एक्सप्रेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो रेगुलेशन है वो किसने करनी होती है, वो उन नॉन कोडिंग रीजन्स ने करनी होती है। सो नाउ मैं यहाँ पे अभी कर देती हूँ, आप लोगों को लिख के थोड़ा सा बताती हूँ कि फ़र्ज़ कर लें ये एक रीजन है, फिर उसके बाद एक ये रीजन है, देन उसके साथ ही थोड़े से गैप पे एक ये रीजन है, फिर काफ़ी सारे गैप पे एक ये रीजन है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये डिफरेंट रीजन्स हैं जिसको मैंने अब कह दिया। अब ये जो रीजन जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन, ये क्या है आपका एक्सॉन। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है एक्सॉन, ये भी क्या है एक्सॉन। EXON, ये क्या है एक्सॉन। और ये जो इसके बीच वाला ये वाला रीजन है डीएनए का, जीन का, वो इंट्रॉन है। ये बीच वाला रीजन क्या है, इंट्रॉन है, इसमें बड़ा इंट्रॉन है। ये क्या है, ये नॉन कोडिंग रीजन हैं, दीज आर नॉन कोडिंग रीजन्स। ये जो मैंने ये ड्रॉ किए हैं ये गोल गोल, ये क्या है आपके इंट्रॉन्स हैं, और ये जो मैंने ये वाले हाईलाइट किए हैं ये क्या है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स आपके कोडिंग रीजन्स हैं, और ये जो बीच वाले ये गोल गोल से मैंने शो किए हैं ये क्या है आपके इंट्रॉन्स हैं, ये कोडिंग रीजन्स नहीं हैं। ये सिर्फ आपकी डीएनए को, आपकी उस जीन को रेगुलेट कर रहे हैं कि जीन ने कब एक्सप्रेस होना है, कब नहीं होना, कैसे होना है, और कैसे स्प्लाइसिंग होनी है, ये सारी चीज़ें ये डिटरमिन करते हैं। अब प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस तो बस यही है जो एक्सॉन्स हैं। अब होता क्या है, जब इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होनी है, आरएनए बनना है, तो एक आपके पास इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट, एक 1 ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है। ये आपके पास 1 ट्रांसक्रिप्ट बन गया, ठीक है। अब इस ट्रांसक्रिप्ट में वही उन्हीं जगहों पे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे मैं दोबारा कर देती हूँ, ये आपका एक्सॉनिक रीजन था, ये एक्सॉनिक रीजन था, उसके साथ ही फिर ये एक्सॉनिक रीजन था, और फिर काफ़ी सारे गैप पे एक ये एक्सॉनिक रीजन था, ठीक है। ये एक्सॉनिक रीजन, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन, ये बीच वाले आपके इंट्रॉनिक रीजन्स, ठीक है। ये इंट्रॉनिक रीजन और ये इंट्रॉनिक रीजन, और ये आपके पास क्या है आरएनए। अब ये जो इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट बना है ना, इससे क्या होता है, मैंने एन उल्टा डाल दिया बट नो प्रॉब्लम। अब इससे होता क्या है कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। अब ये वाला एक्सॉनिक रीजन और ये वाला एक्सॉनिक रीजन आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ये नया ट्रांसक्रिप्ट बना रहे हैं, नया आरएनए इससे बन रहा है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए। अब ये वाला एक्सॉन का लास्ट पार्ट और अगले एक्सॉन का शुरू वाला पार्ट, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। और इस एक्सॉन का लास्ट पार्ट और इस एक्सॉन का स्टार्ट पार्ट ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो आपके पास सिर्फ ये ज्वाइंड रीजन ही आते हैं, बीच वाले रीजन्स निकल जाते हैं, तो आपके पास ये आरएनए बन जाता है। This RNA is going to be translated and forming a protein. ये आपका जो RNA, अब ये जो जो आपका अब ये जो अल्टरनेटिव सप्लाइज्ड RNA बना है, ये RNA आपका क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। अब ये भी हो सकता है कि अल्टरनेटिव सप्लाइसिंग जब हम बात करते हैं तो अल्टरनेटिव सप्लाइसिंग में ये भी हो सकता है कि ये दो एक्सॉन नहीं जुड़े, बल्कि ये वाला एक्सॉन इस वाले एक्सॉन से आके जुड़ गया।
यहाँ पे कर देती हूँ, ये वाला एक्सॉन किससे आके जुड़ गया, इस वाले एक्सॉन से जुड़ गया, तो बीच वाला ये वाला एक्सॉन पूरे का पूरा स्किप हो गया। जब ये पूरे का पूरा स्किप हो गया, अगर तो ये प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था ये वाला एक्सॉन, तो फिर तो प्रोटीन गई काम से, प्रोटीन अब फंक्शन नहीं करेगी। ये अब इससे ऐसा आरएनए बनेगा जो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये छोटा सा आरएनए बना है, ट्रंकेटेड आरएनए भी इसको कहते हैं। अब ये जो ट्रंकेटेड आरएनए, इससे प्रोटीन भी कैसी बनेगी, ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगी। तो वो जो ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगी, दैट प्रोटीन विल नॉट गो टू वर्क, वो प्रोटीन जो है वो वर्क नहीं करेगी, जबकि ये वाली जो है वो प्रोटीन वर्क करेगी। तो एक ही डीएनए से आप देख रहे हो कि एक ही डीएनए से डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, कि एक डीएनए से आपके पास आरएनए आता है, वो आरएनए आगे जो है वो मल्टीपल आरएनएस बना देता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू। अब जब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है तो उसमें फिर डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाती हैं। वो प्रोटीन्स फंक्शनल भी हो सकती हैं, वो प्रोटीन्स नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं। अब अगर तो नॉन फंक्शनल ही बन गई सारी की सारी प्रोटीन, तो फिर तो आपकी बॉडी में वो वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा, कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। अगर तो फंक्शनल प्रोटीन बन रही है तो फिर काम होता रहेगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज़ नॉट अ म्यूटेशन, ये म्यूटेशन नहीं है। ऑल्दो ट्रंकेटेड प्रोटीन जो है वो डिजीज कॉज कर सकती है, बट इट इज़ नॉट ड्यू टू जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, ये म्यूटेशन की वजह से नहीं है, बल्कि ये स्प्लाइसिंग वेरिएशन की वजह से। स्प्लाइसिंग यानी कि कट डाउन होना, तो ये जो आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट कट डाउन हो रहा है ना और डिफरेंट स्प्लाइस वेरिएंट्स दे रहा है, तो ये उसकी वजह से है, नॉट ड्यू टू द म्यूटेशन। हाँ, किसी म्यूटेशन की वजह से ये ज़रूर हो सकता है कि जो स्प्लाइस वेरिएंट्स हैं वो बदल जाएं, क्योंकि स्प्लाइस वेरिएंट्स के रेगुलेशन के लिए ना पहले एक सीक्वेंस होता है, प्रोमोटर सीक्वेंस, जिसको एंजाइम ने डिटरमिन करना होता है, और उसके बेस पे उनको हम कहते हैं स्प्लाइस साइट्स। वो सप्लाइज साइट्स अगर म्यूटेशन की वजह से शिफ्ट हो गई या ख़राब हो गई, या उस सप्लाइज साइट के ऊपर जो है वो इंसर्शन डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो कोई म्यूटेशन हो गया है। अब उस सप्लाई साइट से क्या होगा कि वो डिफरेंट सप्लाई साइट बन गई है, जिसकी वजह से जब एंजाइम ने आके अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करनी है तो होगा क्या कि वहाँ पर वो एक एक्सॉन मिस हो जाएगा, या वो गलत स्प्लाइसिंग कर देगा, गलत अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करेगा, जिससे मसला हो सकता है। सो क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, so now moved forward towards the central dogma. So one DNA, one transcript, which leads to many RNAs through the alternative splicing and thus lead to many proteins. Now eukaryotic genes have split gene structure, जिसमें होता क्या है, exons होते हैं और introns होते हैं. What are exons? Exons are protein coding regions of a gene and introns are non coding regions of a gene. And students please remember, this is a very important point जो कि अक्सर हायर लेवल्स पे आपको इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एक्सोन, व्हाट इज़ इंट्रॉन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन कोडिंग रीजन्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोडिंग रीजन्स, व्हाट डज नॉन कोडिंग रीजन्स डू, आर दे जंक डीएनए, क्या वो जंक डीएनए है? क्योंकि पहले नॉन कोडिंग रीजन्स को जंक डीएनए कहा जाता था, बट नाउ नो मोर दे आर कॉल्ड एज जंक डीएनए। अब उनको जंक डीएनए नहीं कहा जाता, क्योंकि वो जंक नहीं है, वो ख़राब, वो फालतू फजूल नहीं है। That is of extreme importance for the regulation of gene, for the expression of genes, for the splicing of gene. Clear? Yes, ma'am. Okay. So next is आपकी एक ग्रामेटिकल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है नॉन कोडिंग रीजन्स की हीमोग्लोबिन चेन में. So first 240 base pairs of a gene are coding that are known as exons. Next 120 base pairs of a gene are of इंट्रॉनिक रीजन. वो क्या है? ये 120 बेस पेयर जो है वो इंट्रॉनिक रीजन के हैं. उसके बाद फिर दोबारा से 500 बेस पेयर किसके हैं? एक्सोनिक रीजन के हैं. उसके बाद 550 बेस पेयर्स किसके हैं? इंट्रॉनिक रीजन के हैं. और उसके बाद आपके पास फिर 250 बेस पेयर्स किसके हैं? एक्सोनिक रीजन के. तो ये सारे के सारे एक्सोनिक रीजन जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइन होंगे और एक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, और वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास एक फंक्शनल प्रोटीन को बनाएगा. दैट इज़ योर बीटा चेन. बीटा चेन होगी. अब उस बीटा चेन के साथ अल्फा चेन जुड़ेगी और आपके पास एक कंप्लीट फंक्शनल हीमोग्लोबिन बन जाएगी. नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड द कोलिनियरिटी बिटवीन अ जीन एंड अ प्रोटीन. कोलिनियरिटी का मतलब यही है कि हर जो न्यूक्लियोटाइड है, हर जो जीनोमिक कोडोन्स जो हैं, जो जेनेटिक कोडोन्स हैं, वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो कोलिनियरिटी ऑफ अ जीन विद प्रोटीन क्या है कि अगर आपके पास एक
जीन है तो उस जीन में हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसी न किसी प्रोटीन के अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो न्यूक्लियोटाइड पोजीशन इन अ जीन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन। जिस पोजीशन पे आपके पास डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, उसी पोजीशन पे आपके पास प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स लगते हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, उस आरएनए की बेसिस पे ही आपके पास उसी सीक्वेंस में प्रोटीन्स बनती हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि उसी पोजीशन पे ही आके वो आपके पास अमाइनो एसिड्स लगते हैं। तो अगर आपके पास डीएनए का सीक्वेंस मौजूद हो तो आप अल्टीमेटली उससे प्रोटीन का सीक्वेंस भी मालूम कर सकते हो। यही चीज़ जो हम लोगों ने अपनी मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ी थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम एक्सप्रेशन एनालिसिस करते हैं तो हम आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। तो आरएनए से जब डीएनए बना होता है तो आरएनए ने तो चूंकि वो वाली प्रोटीन बनानी होती है, तो उसमें से सारे के सारे इंट्रोनिक रीजन्स रिमूव हुए होते हैं, तो हमारे पास सारा का सारा सिर्फ कोडिंग रीजन आता है, सिर्फ एक्सोनिक रीजन्स आते हैं। और उन एक्सोनिक रीजन्स को हम जो है वो फिर अपना क्यूआरटी या जो भी हमने करना होता है उस पर हम काम करके हम पता लगा लेते हैं कि ये कहाँ पे और किस वक्त में कितना एक्सप्रेस हो रहा है। यानी कि ये जो फंक्शनल जिसको हम कहते हैं एक्सोनिक रीजन्स जो हैं वो कहाँ पर कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्लियर है सबको यहाँ तक? जी जी